तो चलिए दोस्तों, सनराइजर्स हैदराबाद के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सनराइजर्स हैदराबाद के पास मौजूद होने वाले हैं नीतीश कुमार रेड्डी। नीतीश कुमार रेड्डी की बात की जाए तो ये बहुत बड़े बड़े हिट्स लगाते हैं और हार्दिक पांड्या की तरह ही है। आगे जाके जो है इंडिया में रिप्लेसमेंट होंगे हार्दिक पांड्या की। बस यही बात नहीं है, दूसरी बात ये है कि इन्होंने IPL 2024 में अच्छा फॉर्म दिखाया था। पैट कमिंस इनका अच्छे से यूज कर सकते हैं इस साल भी, क्योंकि एक ही ऑलराउंडर होंगे जो प्लेइंग 11 में खेलेंगे। बाकी अगर कोई आएगा भी तो वो उस क्वालिटी का नहीं होगा, जिसकी वजह से मैंने यहाँ इनको रखा है। बाकी तो कंसिडर तो आप किसी को भी कर सकते हैं। इनके जो बड़े बड़े हिट्स है वो बहुत बढ़िया है और पहले ही सीजन में इन्होंने जो है कॉन्फिडेंस के साथ जो इनिंग्स खेली वो मुझे बहुत बढ़िया लगी। और BJT में भी इन्होंने कॉन्फिडेंस के साथ वो 100 लगाया। बस वही नहीं, इनको अगर आप किसी भी T20 सीरीज या किसी भी वनडे सीरीज में अगर आप देखेंगे आगे, यानी कि इंग्लैंड के साथ ही होगी IPL से पहले, तो वहाँ भी अच्छा फॉर्म दिखाएंगे, ये मैं दोस्त जरूर कह सकता हूँ। तो जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे इनको रखा है। बाकी तो आप कंसिडर तो किसी को भी कर सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी में वो क्वालिटी है और वो जरूर अपना फॉर्म अच्छे से दिखा सकते हैं। नंबर 2 टीम की बात करते हैं जो चेन्नई सुपर किंग्स है। चेन्नई सुपर किंग्स की बात की जाए तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, साथ ही साथ विजय शंकर, दीपक हुडा, लेकिन मैंने नाम रखा है सैम करन का। स्टील व्यू के रूप में इनको लिया गया है। बस यही नहीं, ये देखिए दोस्तों कैसा है ना इनका, कि इस साल ना इनको नंबर 5 या नंबर 6 पे हिटिंग करने के लिए भेजा जाएगा। क्योंकि इससे पहले क्या होता था, चेन्नई के पास बहुत ज़्यादा हिटर्स होते थे जब ये टीम में थे। 2020-21 की मैं बात कर रहा हूँ। तो उस साल क्या होता था ना कि इनको जो है मतलब उतनी ज़्यादा हिटिंग करने का मौका नहीं मिला था। इस साल क्या होगा कि इनको एज ए फिनिशर भी खेलना होगा। दूसरी बात यह है कि जो चेन्नई के कंडीशंस है वहाँ इनकी बॉलिंग जो है बहुत तगड़ी चल सकती है और साथ ही साथ इनके पास स्पिनर्स ज़्यादा है। तो प्लेइंग 11 में ना ये 3 स्पिनर्स अपने होम ग्राउंड पे उनको ज़रूर मौका देंगे, ज़्यादा स्पिनर्स को। तो इसके साथ क्या होगा कि इनको जो है सैम करन से 4 ओवर कराने होंगे, क्योंकि ये 2 ही फास्टर बॉलर्स को शायद जगह देंगे। एक तो पथिराना होंगे और दूसरे शायद खलील अहमद होंगे। तो तीसरा जो फास्टर बॉलर रहेगा इनका वो सैम करन ही होंगे और सैम करन से इनको 4 ओवर करा के ही लेने होंगे। और प्लस मैंने जैसे कहा कि हिटिंग करेंगे नंबर 6 या नंबर 5 पे आके, क्योंकि रविंद्र जडेजा से पहले अगर कोई बेस्ट फिनिशर होगा इस टीम के लिए तो वो सैम करन ही होंगे। और मुझे नहीं लगता कि सैम करन जो है उतना मतलब ख़राब बैटिंग करते हैं। उन्होंने पंजाब किंग्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया नॉक्स खेली थी, तो शायद CSK ऐसा ही इनका यूज़ करेगी। बॉलिंग के बारे में मैंने बात कर ली कि तीसरे फास्टर बॉलर के रूप में है, खेलेंगे प्लेइंग 11 में, जिसकी वजह से इनको 4 ओवर तो मिलेंगे ही। उसी के साथ बात करते हैं नेक्स्ट टीम की, जो है गुजरात टाइटंस। गुजरात टाइटंस की बात की जाए तो इस टीम के पास वैसे तो बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद है, लेकिन वो डोमेस्टिक से हम देख रहे हैं और साथ ही साथ ऐसे मौजूद है जो यंगस्टर है थोड़े से, जो कि मैंने आपको बताया डोमेस्टिक में अच्छा फॉर्म दिखाया, ईशान सिंधु और लेकिन जो इनके पास अच्छा ऑलराउंडर है जो इंटरनेशनल का एक्सपीरियंस लाते हैं वो है वाशिंगटन सुंदर। क्योंकि वाशिंगटन सुंदर एक अच्छा ऑलराउंडर है और बस यही बात नहीं है, उनके पास एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया है, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको। तो ये उनके लिए बहुत बढ़िया बात होगी गुजरात टाइटंस के लिए, क्योंकि इनका यूज़ अच्छे से अगर ये टीम करेगी तो बहुत बढ़िया होगा। क्योंकि सनराइजर्स हैदराबाद ने अच्छे से यूज़ इनका नहीं किया था, इनको यूज़ अच्छे से करना चाहिए था, लेकिन वो काम सनराइजर्स हैदराबाद ने नहीं किया। तो कहीं ना कहीं जो है इनका फॉर्म वही डाउन देखने को मिला हमें। इनके पीछे जो है 2-3 टीमें लगी थी ऑक्शन में, लेकिन गुजरात टाइटंस ने इसी की वजह से खरीदा, क्योंकि वो रशीद खान के साथ एक एक्सपीरियंस बॉलर चाहिए अगर साई किशोर का अच्छा फॉर्म नहीं रहता है तो, जिसकी वजह से इनको खरीदा गया। और यही दोस्तों रीज़न है कि ये बेस्ट ऑलराउंडर है इस टीम के अभी के लिए। क्योंकि रशीद खान तो एक ऐसे खिलाड़ी है, देखिए वो स्पिन ऑलराउंडर है, स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर है, तो वो बॉलिंग ऑलराउंडर्स में गिने जाते हैं। वो इतनी ज़्यादा बैटिंग करने के लिए माहिर नहीं है, लेकिन इनका कैसा है, ये टेक्निक के साथ खेलते हैं थोड़ा सा। अगर स्कोरबोर्ड चलाना है तो थोड़ा सा चला सकते हैं। वाशिंगटन सुंदर की बात कर रहा हूँ। और प्लस दोस्तों इन्होंने बहुत बढ़िया फॉर्म दिखाया है, मतलब टीम इंडिया के लिए BJT में हो या फिर टेस्ट सीरीज में हो या T20 सीरीज में हो, जिसकी वजह से मैंने यहाँ इनको रखा है। बाकी तो आप कंसिडर किसी को भी कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं मुंबई इंडियंस की। इस टीम के पास तो इनका कैप्टन ही यानी कि हार्दिक पांड्या जैसा ऑलराउंडर मौजूद है और जो सबसे वैल्यूएबल खिलाड़ी होगा ना इस टीम के लिए वो हार्दिक पांड्या ही होंगे, क्योंकि बॉलिंग बैटिंग दोनों करेंगे। और टीम इंडिया के लिए भी अभी वैल्यूएबल खिलाड़ी यही है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो चौथे फास्टर बॉलर के रूप में प्लेइंग 11 में खेलेंगे चैंपियंस ट्रॉफी में, और साथ ही साथ टीम इंडिया में, और साथ ही साथ मुंबई इंडियंस में भी, क्योंकि वो इनके पास ऐसा ऑलराउंडर नहीं है जो फास्ट बॉलिंग प्लस बैटिंग कर सके और हार्ड हिटिंग कर सके। हार्दिक पांड्या जो है वो दिखते छोटे से है लेकिन बहुत तगड़ी बैटिंग करते हैं, हम सबको पता ही है। नंबर 5 पे वो बहुत ज़्यादा बढ़िया फॉर्म दिखा सकते हैं और ये इस साल उनको मतलब जगह भी मिलेगी नंबर 5 पे। एज ए कैप्टन उनको मैचेस फिनिश यहाँ पे करके दिखाने हैं और वो कर सकते हैं, उनमें वो एबिलिटी है, उनमें वो ताकत है। तो कहीं ना कहीं मैं अभी इन्हीं को गिन रहा हूँ। ऐसे नमन धीर भी है, मिचेल सैंटनर भी है, लेकिन क्या वो क्वालिटी देते हैं उतनी बढ़िया नहीं देते हैं। हार्दिक पांड्या जैसी क्वालिटी कोई दे ही नहीं सकता। एज अ मेन ऑलराउंडर जो है टीम इंडिया में
इनकी जगह बनी हुई है और इनसे बढ़िया ऑलराउंडर अब तक टीम इंडिया को नहीं मिला है, जिसकी वजह से जो है बैटिंग ऑलराउंडर की मैं बात कर रहा हूँ हार्ड हिटिंग करते हैं, जिसकी वजह से मैंने यहाँ इनको रखा है। बाकी कंसीडर तो आप किसी को भी कर सकते हैं, मैं हर बार यही कहता हूँ, क्योंकि बाकी तो अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप किसी को भी कंसीडर कर सकते हैं। इसी के साथ बात करते हैं रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की बात की जाए तो इनके पास जॉकब बेथेन मौजूद है, लेकिन मैंने लाइम लिविंगस्टन को रोका। इसका रीज़न यह है कि लिन मैक्सवेल जैसे बीच में ओवर्स निकाल के देते थे ना आरसीबी के लिए, वैसे ही ये काम करेंगे इस साल। शायद पावर प्ले में 2-3 ओवर्स करेंगे और विकेट टेकिंग का काम करेंगे, तो ये इस साल वो कर सकते हैं। स्पेशल एबिलिटी क्या है इनमें, ये लेग स्पिन ऑफ स्पिन दोनों कर सकते हैं। ऐसे हर एक कोई स्पिनर करता नहीं है, लेकिन ये करते हैं। ये जो है दोनों स्पिन करते हैं, लेग स्पिन भी ऑफ स्पिन भी, तो ये सबसे बढ़िया बात है। बैटिंग कैसे करते हैं ये बताने की जरूरत नहीं है, बैटिंग इनकी बहुत बढ़िया है। ये बड़े बड़े हिट्स लगाते हैं और अगर एक बार इनके बैट पे बॉल चढ़ गई और अगर एक बार ये सेट हो गए तो बहुत बढ़िया इनिंग खेल सकते हैं। ये कैसे है कि अगर कम बॉल्स है तो उनमें अगर ज़्यादा रन्स बनाने हैं तो ये बना के दे सकते हैं, और कम बॉल्स में ही ज़्यादा रन्स बनाते हैं। ये एक इसी तरीके के बैट्समैन है। ये उन क्लासिक बैट्समैन में नहीं आते जो थोड़ा क्लास के साथ खेलते हैं। ये ऐसे बैट्समैन है जो लंबे लंबे छक्के लगाने के लिए ही इनको जाना जाता है, तो जिसकी वजह से मैंने यहाँ इनको रखा है। इसी के साथ बात करते हैं नेक्स्ट टीम की, जो कि होने वाली है दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली कैपिटल्स की बात की जाए, अक्षर पटेल ने जो है इस इंग्लैंड सीरीज़ में अपनी जगह वाइस कैप्टन के तौर पर बना ली है, मतलब जो T20 सीरीज़ हो रही है वहाँ पे। तो कहीं ना कहीं इनमें टीम इंडिया भी बहुत ज़्यादा जो है मतलब देख रहा है, मतलब फ्यूचर देख रहा है। और दूसरी बात तो यह अक्षर पटेल बहुत तगड़े बॉलर है पहले से ही। रविंद्र जडेजा की लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट अगर कोई है तो वो अक्षर पटेल ही है, और अक्षर पटेल बहुत तगड़ी बैटिंग बॉलिंग दोनों कर सकते हैं। और इनका काम क्या है ना, ये कहीं पे भी बैटिंग कर सकते हैं, नंबर 3 पे नंबर 4 पे आके बैटिंग कर सकते हैं बीच में। मतलब वो एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन की ज़रूरत होती है, तो वो राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन रखने के लिए जो है टीमें इनको ऊपर भेजती है। चाहे दिल्ली कैपिटल्स ने भी इनका यूज़ ऐसे ही किया है, साथ ही साथ टीम इंडिया में भी इनका यूज़ कभी कभी ऐसे ही होता है, तो ये यूज़ टीमें करती हैं। इसका रीज़न यही है कि ये कहीं पे भी आके बैटिंग बहुत बढ़िया करते हैं। तो ऐसे क्वालिटी ऑफ खिलाड़ी को तो मतलब आपको रखना ही होगा इस लिस्ट में। तो दिल्ली कैपिटल्स के बेस्ट ऑलराउंडर यही होने वाले हैं, और बाकी आईपीएल स्टैट्स तो आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। इसी के साथ राजस्थान रॉयल्स की बात करते हैं। राजस्थान रॉयल्स की बात की जाए तो इस टीम के पास कोई मेन ऑलराउंडर नहीं है। जी हाँ, ये सबसे बड़ी शॉकिंग वाली बात है कि इस टीम के पास कोई तगड़ा ऑलराउंडर है ही नहीं, जिसकी वजह से जो है मैंने रखा है नीतीश राणा को। रियान पराग लाइकली इनके जैसे ही है, लेकिन आप उनको कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि वो कितने छक्के खा ले कुछ कह नहीं सकते। नीतीश राणा ने जो है कोलकाता की पिचेस के ऊपर अच्छी बॉलिंग की थी। हालांकि कोलकाता में थोड़ी स्पिन चलती है, लेकिन राजस्थान के होम ग्राउंड पे चलेगी नहीं चलेगी वो थोड़ा सा रिस्की होगा कहना। लेकिन मैं अभी भी यही कहूँगा कि नीतीश राणा के सिवा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए, और दूसरा अगर आप कोई ढूंढेंगे भी तो वो प्लेइंग 11 में खेलेगा नहीं खेलेगा इसके बारे में कौन कह सकता है। तो अगर कोई प्लेइंग 11 में खेलता है और जो थोड़ा सा ऑलराउंडर है, कहीं ना कहीं मुझे पता है बैटिंग ऑलराउंडर है और पार्ट टाइमर है थोड़े से नीतीश राणा, लेकिन कंसीडर तो करना होगा क्योंकि प्लेइंग 11 में खेलते हैं और जहाँ पे भी स्पिन फ्रेंडली विकेट्स होंगे वहाँ इनका यूज़ अच्छे से ये टीम कर सकती है, जिसकी वजह से मैंने यहाँ इनको रखा है। बाकी तो कंसीडर के लिए अगर कोई होगा ना तो मुझे स्क्वायर में से आप कमेंट करके बताना, क्योंकि लेकिन उसकी प्लेइंग 11 में जगह नहीं बनेगी, ये मैं आपको अभी से बता दूँ। तो उसमें ज़्यादा डिबेट मैं नहीं करूँगा, बाकी आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। नेक्स्ट टीम की बात करते हैं जो कि होने वाली है लखनऊ सुपर जायंट्स। LSG की बात की जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि इनके पास शहबाज अहमद जैसा ऑप्शन है। बाकी आप किसको देख रहे हैं, मतलब और कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो स्पिन प्लस बैटिंग करे। एडन मार्करम है, लेकिन उनको चांस मिलेगा या नहीं वो देखने वाली बात रहेगी। मिचेल मार्श की बात करूँ तो वो एक अच्छे कंटेंडर है, लेकिन हाल ही में ना उनका फॉर्म उतना तगड़ा नहीं रहा है। मैंने शहबाज अहमद को क्यों रखा, स्पेशली इंडियन है और इंडियन खिलाड़ी कहीं पे भी आगे ही आपको देखने को मिलेगा, मतलब इंडियन कंडीशंस के ऊपर। शहबाज अहमद को मैंने क्यों रखा है पता है, क्योंकि एक ही इनके पास तगड़ा ऑफ स्पिनर है, विकेट टेकिंग का काम ये हर मैच में करेंगे। कुणाल पांड्या की रिप्लेसमेंट के तौर पर इनको टीम में लाया गया है, सबसे बड़ी बात तो ये है, तो हर मैच ये खेलेंगे। दूसरी बात ये है कि इन्होंने मिचेल स्टार्क को लास्ट ईयर छक्के लगाए थे, ये मत भूलिए आप। और जब जब इनको मौका मिला था सनराइजर्स हैदराबाद में इन्होंने तगड़ी बैटिंग दिखाई थी। एक 50 भी इन्होंने आरसीबी के लिए बनाया है। तो आप शहबाज अहमद को अगर हल्के में ले रहे हैं तो भूल जाइए, क्योंकि शहबाज अहमद ऐसे खिलाड़ी है जो दिखते छोटे हैं लेकिन बहुत तगड़ा फॉर्म दिखा सकते हैं। और अगर इस साल दोस्तों सीजन के और मैचेस में मौका मिला ना LSG के लिए तो ये दोस्तों आपको स्टार बनते हुए दिख सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है शहबाज अहमद लखनऊ के लिए अच्छा काम करेंगे। इसी के साथ बात करते हैं यहाँ पे कोलकाता नाइट राइडर्स की। KKR के पास तो 2 ऑलराउंडर सबसे तगड़े हैं, रसल, सुनील नारायण। लेकिन मुझे ऐसा लगता है सुनील नारायण, क्यों,
क्योंकि एक ऐसे बॉलर है जो हर मैच में विकेटलेस जाते ही नहीं, मतलब विकेट इनके नाम होती ही होती है, ये ऐसे स्पिनर है। तो इसकी वजह से मैंने यहाँ रखा है रसल इज द बेस्ट ऑलराउंडर। मैं उसके बारे में बात नहीं करा, लेकिन क्योंकि ये ओपन करेंगे इस साल, सबसे बड़ी बात तो यह है KKR के लिए, क्योंकि लास्ट ईयर तो बहुत तगड़ा फॉर्म दिखाया था, तो इस साल भी ओपन ही कराएंगे इससे। दूसरी बात यह है कि 4 ओवर करेंगे स्पिन बॉलिंग की, तो अगर 4 ओवर करके अगर आपको ओपनिंग पे बैट्समैन देखने को मिल रहा है तो वो एक बेस्ट ऑलराउंडर है। और फील्डर भी बहुत तगड़े सुनील नारायण। कहीं ना कहीं जो हम ऑलराउंडर की बात करते हैं वो सबसे तगड़ा तो इस टीम के पास है, और वो है सुनील नारायण। मतलब ओपन भी करता है, स्पिन बॉलिंग में 4 ओवर करके देगा, विकेट टेकिंग का काम करेगा, पार्ट टाइमर नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है जिसकी वजह से इनको यहाँ रखना ही था। और KKR के जो बेस्ट ऑलराउंडर होंगे रसल से भी आगे वो होंगे सुनील नारायण। रोमन पावेल है, रमनदीप सिंह है, वेंकटेश अय्यर भी है, लेकिन सुनील नारायण है। इसके साथ बात करते हैं पंजाब किंग्स की। अब इस टीम के पास ना दो, मतलब मैं गिन रहा था कि 2-3 ऑलराउंडर सबसे बढ़िया है। सबसे पहले तो मार्को जॉनसन, ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोइनिस, तीनों में से आप किसी को भी कंसिडर कर सकते हैं। मैंने रखा है यहाँ पे मार्कस स्टोइनिस को, क्योंकि उनकी जो एबिलिटी है उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। उनकी एक सबसे तगड़ी एबिलिटी है, वो है लंबे लंबे छक्के लगाना। उनका बैट फ्लो बहुत बढ़िया रहता है, और अगर उनके बैट पे बॉल चढ़ गई एक बार, और कैसे ना, मतलब हम बाकी के ऑलराउंडर्स के बारे में बात करते हैं, हार्दिक पांड्या इनके बारे में, हार्दिक पांड्या इनके जैसे ही है, लेकिन अदर ऑलराउंडर्स की अगर हम बात करें, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स की, उनका कैसा है ना कि वो ना बड़े बड़े हिट्स लगाने के लिए जाने जाते हैं। लाइम लिविंगस्टन की जैसे मैं बात कर रहा था, बड़े बड़े हिट्स लगाने का काम करते हैं, बस उनका काम उतना ही है। लेकिन ये कैसे है ना, अगर एक बार सेट हो गए ना तो मैच निकाल के ले जाएंगे अपनी टीम के लिए, और मार्कस स्टोइनिस ने लखनऊ के लिए ये काम किया हुआ है। इनको आप ऐसे कंसिडर कीजिए, ये क्लास के साथ भी बैटिंग करते हैं और हिट्स भी लगाते हैं। लेकिन ये बैट्समैन कैसा है ना, अगर एक बार सेट हो जाए तो एज अ ऑलराउंडर ही क्यों ना हो, मैचेस फिनिश कर सकता है और 4 ओवर करके विकेट्स ले सकते हैं, जो कि सबसे बढ़िया बात है। लखनऊ के लिए इन्होंने काफी बढ़िया विकेट्स लिए हैं। स्क्रीन के ऊपर आप इनके आंकड़े देख पा रहे होंगे। मैं तो यही कहूंगा कि पंजाब के जो सबसे तगड़ा ऑलराउंडर है वो मार्कस स्टोइनिस है। बाकी मार्को जॉनसन का तगड़ा फॉर्म चल रहा है और ग्लेन मैक्सवेल का भी तगड़ा फॉर्म चल रहा है। बाकी दोस्तों कमेंट करके आप बताना कि आपके टीम के लिए कौन सा तगड़ा ऑलराउंडर इस साल मौजूद होने वाला है। मैंने मेरे हिसाब से बता दिया। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।